नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। पुलिस के कार्य पर कुछ प्रश्न चिन्ह आज हम वापस से लगाएंगे, क्योंकि इन पुलिस वालों के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। अगर बड़े बड़े ये जो आला अधिकारी हैं ये अच्छे ना हों तो फिर आप राजी पड़ जाए। हमारे एसएसपी हैं, डीजीपी हैं, आईजी हैं, डीजी हैं, ये सब अच्छे लोग हैं। इन्हीं की वजह से शायद लोगों में थोड़ा बहुत विश्वास जो है वो पुलिस के ऊपर बना हुआ है, और अब भी नज़रें जो हैं इन्हीं लोगों की तरफ हैं कि ये क्या फ़ैसला लेते हैं। हमने एक स्टोरी दिखाई थी आपको, हमारे पेपर में प्रिंट हुई थी आज से 2 दिन पहले, और आज उसे हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी पब्लिश किया है कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में ये पुलिस वाले जो हैं इन्होंने एक गरीब व्यक्ति से 40,000 रुपये रिश्वत खाई है, और 7-8 दिन उसको वहीं पर रखा। आप सोचें किस तरह का ये काम हो रहा है। अब इन सब, क्योंकि ये बातें, इस पे चर्चा होना ज़रूरी है, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने हमारे पेपर में तो पढ़ा ही होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि एक व्यक्ति को संदेह के घेरे में वो था कि चोरी हुई है उस एरिया में। तो क्योंकि चोरों को, जो लोग पहले जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह लॉन्च हुई होती है, तो उन लोगों को ये संदेह के तौर पर बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। तो ये जो मामला आपने देखा है, इसमें क्या लग रहा है, क्या क्या लूप होल्स हैं? अब जो मैं समझता हूँ, मोटे तौर पर संदेह पे पुलिस तो बुला सकती है, किसी को संदेह हो पुलिस बुला सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको वहीं पे रख लिया गया कि इसको नहीं, वो वहीं पे रखा, जो बंदा वो बता रहा है कि उसको वहीं पे रखा 7-8 दिन लगातार वहीं पे डटा। हाँ, क्या नहीं, इतना लंबा तो उसको वहाँ नहीं रख सकते ना। उसको थोड़ी किसी ने कहा है कि ऊपर से ऑर्डर है या कोई कोर्ट की ऐसी इंस्ट्रक्शन है, वो ऐसे थोड़ी है। उसको आपने एक 7 दिन पूरा बंद करके रख दिया। अब पता नहीं उसको अंदर रखा जब घूमता रहा वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपने घर से तो वहाँ पे नहीं ना था, वहीं पे रहा वो। जब किसी को भी इस तरह से डिटेन किया जाता है तो क्या परिवार वालों को जानकारी दी जाती है? परिवार वालों को देनी है, वो बंदा कहाँ गया उनको देनी चाहिए जानकारी। इसमें तो क्या है, इसमें मेरे ख्याल क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, लोगों को जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि गरीब लोग जिनको लॉ की नॉलेज नहीं है, कानून की नॉलेज नहीं है, ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उनको, और बताते भी नहीं है कि आपके क्या अधिकार हैं। उस बंदे के क्या अधिकार थे? मुझे कोई, अब मैं कोई लॉ नोइंग नहीं हूँ वैसे मेरी, लेकिन चलो छोटा मोटा पढ़ता रहता हूँ अपने लेवल पे। उसमें यह है कि अगर उसको रखा था वहाँ पे तो उसके घर वालों को बताना ही चाहिए ना वो कहाँ पे है बंदा, क्योंकि वो वरीड रहेंगे ना घर में, वो बंदा कहाँ गायब हो गया, चला गया, वो ऐसे वो शोर करेंगे, दुखी होंगे। तो वो अगर वो उनको बता देते तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं बताया है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो उसको 7 दिन रखे, एकदम एक मुश्त उसको रख दिया वहाँ पे। तो मुझे कोई, मेरी समझ से बाहर है ये, क्यों ऐसा क्यों किया, वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो उसको कंटिन्यूसली 7 दिन आपने रख दिया? रिमांड पे तो लेना पड़ता है ना। रिमांड थोड़ी हो यहाँ पे, कोई कोर्ट का ऑर्डर था जी? कोई नहीं, वही तो यहाँ कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी था कि पुलिस गई कोर्ट में तो उन्होंने रिमांड मांगा तो कोर्ट ने उसको दे दिया। वो ऐसा तो मेरे ख्याल नहीं है कुछ, है कुछ ऐसा? तो ये फिर अपने लेवल पे इन्होंने कुछ किया हो तो उसके बारे में क्या क्या कहें, वो क्यों किया, ये तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं उस चौकी के, वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जैसे 6-7 दिन किसी को रखना हो, या 1 दिन से 24 घंटे से ऊपर अगर किसी को रखना हो, तो फिर रिमांड पे लेना ही पड़ता बंदा। हमने तो ये सुना भाई, वो उसको पेश करना पड़ता है, तो वो ऑर्डर वगैरह जो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, उसके मुताबिक होता है। ये तो ऐसे ही एक बंदे को पकड़ के रख लिया, बाद में क्लीन चिट भी दे दी। क्लीन चिट भी दे दी, पकड़ भी लिया, क्लीन चिट भी दे दी। क्लीन चिट क्या राइटिंग में है कि ज़बानी है? वो पता नहीं उन्होंने क्या किया, ये तो पुलिस वाले दे। जी, आप संदिग्ध थे, आपको ले आए, आपकी इन्वेस्टिगेशन की, अब आप ठीक हो गए, आप साफ हो गए। ये मुझे 40,000 रुपये इन्होंने, जो बात व्यक्ति बता रहा है। 2 बातें, वो एक जो क्लीन चिट का है वो राइटिंग में है या ज़बानी है, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे जो आप इस मैटर को देख रहे हो। दूसरी बात ये है कि जो आप 40 साल का वो कह रहे हैं, वो जो मैंने आपकी अखबार में देखा कि वो 2 कुछ रसीदें वगैरह भी लगी हुई हैं। हाँ, वो कुछ अमाउंट की वो ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है, वो सुना है ये कि वो
किसी और के अकाउंट में वो डाला गया। उसकी पत्नी ने हाँ, स्कूटी गिरवी रख उसने कर गिरवी रख के वहाँ से, उसको बेचारी को क्या पता होगा, उसने सोचा मेरा हस्बैंड किस मुश्किल में होगा, उसकी जितनी क्षमता थी या जितनी सोच थी, उसने वहाँ से उसको गिरवी शिरवी रख के पैसा भेजा होगा। तो फिर वो कहते किसी और के में ट्रांसफ़र हुआ है वो। तो ये तो एक बड़ी संदेह वाली बात है और इसमें बड़ा डाउट उठता है। और ये पैसा का मसला, ये पैसा कहाँ बीच में आ गया है, ये पैसा कहाँ बीच में आ गया? इट मीन्स कि कुछ मामला दाल काली है, दाल काली है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपके पेपर में मैंने ये भी पता आपके वो जो एसएसपी साहब हैं, कोहली साहब, उनका भी मैंने वो बयान पढ़ा था कि वो बड़ा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं वो सख्त कार्रवाई में कोई 2-4 साल लगेंगे या 1-2 महीने लगेंगे, मैं तो नहीं जानता। लोगों की नज़रें इन्हीं के ऊपर हैं और ये विश्वास पैदा करने में कई बार कामयाब होते हैं। तो मैंने आपकी अखबार में पढ़ा, मैं उसकी बिना पे कह रहा हूँ। अब इन मसलों को प्रॉम्प्टली मेरे ख्याल में करना चाहिए, प्रॉम्प्टली करना चाहिए, ताकि लोगों का पुलिस में विश्वास बढ़े और कहीं पे कुछ उनकी छवि धूमिल हुई है वो अच्छी हो जाए, बेटर एक पिक्चर जाए उसमें। मैं तो ये एज ए सिटीजन समझता हूँ ये। अब अंदर की बात तो वही जाने जो जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने क्लीन चिट दी, जिन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कराए। इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और दूसरी बात यह है कि ये जो पैसे शासे की जो आपने वो छाप दी उसमें डिटेल्स, ये कुछ इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। इसमें कुछ वो कोहली साहब हों या और भी कोई साहब हों जो उनको वो प्रॉम्प्ट एक्शन करना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर पहले भी कोई एफआईआर लॉन्च हुई हैं चोरी के केसेस पे, उसके अपने राइट्स क्या हुई होंगी, वो अलग मसला। इसको इसके साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं आप? हुई होंगी तो वो भुगतेगा ना, वो एफआईआर जो भुगतेगा। हम तो इस वक्त खाली उसी केस को डील कर रहे हैं ना। आप वो उसको पकड़ा लाए तो उसके वो पैसे शैसे ट्रांसफ़र हुए तो उसको घर को नहीं बताया, अभी तो यही है ना। होगा, मैं नहीं कह रहा कि मैं उसको कोई मैं नहीं क्लीन चिट दे रहा उस बंदे को। मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्तियों की इनके कोई राइट्स तो होते हैं ना। राइट्स हैं, सब डिटेल बनी राइट्स होते हैं, प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं, पुलिस के अपने राइट्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन के अपने राइट्स हैं, सब डिटेल्स हैं। पुलिस वालों को भी पता होता है। अब कोई उन पर ध्यान ना दे तो उसके बारे में हम क्या कहें। और वैसे जो आम आदमी होते हैं उनको तो ज़्यादा पता भी नहीं होता। वो कहते हैं भाई जिसने वर्दी लगाई है वो बॉस है, वो हमें कुछ भी कर सकता है। तो वो तो वैसे ही वो वर्दी वाले की वो से डरते हैं या उसके आगे है तो। लेकिन ऐसे नहीं ना होता। देयर आर राइट्स, प्रिजनर्स के भी राइट्स हैं और अपने सिटीजन्स के भी राइट्स हैं और बाकी भी जो है रूल ऑफ लॉ है हमारी कंट्री में, डेमोक्रेसी है, यहाँ डिक्टेटरशिप थोड़ी है। तो है जहाँ सारी बातें हैं। अब नहीं ध्यान दिया गया, देना चाहिए था मेरी नज़र में। तो वो जो हैं इनके सुपीरियर ऑफिसर वो इसका संज्ञान लें। अभी भी कुछ और समथिंग इज़ लॉस्ट बट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। तो इसका संज्ञान लें और इसको डिकोड करें 2-3 दिन में। ज़्यादा क्या उसको लंबा करना है, डिकोड करें। कहो क्या है बंदा, क्लीन चिट है तो क्या सी क्लीन चिट है वो ज़रा हमें भी, अगर आपके हाथ लगे क्लीन चिट हमें भी पढ़ा देना आप क्लीन चिट। तो दूसरा, अगर किसी ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ की है उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए या जो भी एक्शन बनता है होना चाहिए। और ये पैसे ज़्यादा का जो मसला है आप ये वो देख लें, वो ये पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, ये कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मसला ये जाता है या कोई अब्यूज़ ऑफ पावर में जाता है, वो पता है। पुलिस आपको सारी बातों का पता है, खुद पुलिस ऑफिसर हैं, एसएसपी रहे हैं, उनको सब पता है इस बात का। वैसे भी कोई इतना मुझे लगता है कोई इतना बहुत बड़ा गंभीर है, इसमें कुछ मुश्किल होगी समझने में। बट लिटिल बिट ऑफ विल इज़ रिक्वायर्ड, ए लिटिल बिट ऑफ अर्जेंसी इज़ रिक्वायर्ड। मैं तो यही समझता हूँ, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। कहीं लगता है आपको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है यहाँ पर या हुई है इस केस में? मैं आपको बताऊँ दीपक जी, ह्यूमन राइट्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है ये। इसमें खाली ये वो पुलिस वाला के मसले नहीं आते, इसमें बड़ी चीज़ें आती हैं। इसमें ये अलग एक इंडिपेंडेंट एरिया है ह्यूमन राइट्स का। अब ये इसका एक कंपोनेंट हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं ह्यूमन राइट्स में। इस व्यक्ति को अभी क्या करना चाहिए? ये मुझे ये भी नहीं पता ये व्यक्ति आज की डेट में कहाँ पे है। वो ये इधर ही है जम्मू? नहीं, जम्मू में तो है, घर में है कि अभी भी वो पुलिस स्टेशन पे ही है? नहीं, अभी तो घर पे।
पुलिस वाले कर रहे हैं फ़ोन, कह रहे हैं जी पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन नहीं, अब आप कह रहे हैं ना क्लीन चिट दे दिए, तो आप क्या पुलिस को करना है? आप उसको दे दी पुलिस की। नहीं, अब खबर छप गई है ना उनकी, तो अब उनको कह रहे होंगे कि एक बार फिर बुला लेते हैं, ये बिना उसके कोई नोटिस वोटिस भी नहीं भेजते, फ़ोन करके कहते हैं सर आप प्लीज़ आइए। मुझे थोड़ा सा क्लियर होगा इसमें। अगर उसको क्लीन चिट दे दी गई है, खबर छप गई है, अब उसको दोबारा फिर किस लिए बुलाना है, किसके लिए बुलाना है, मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज़ के लिए बुलाना है। पता नहीं किसके लिए बुला रहे हैं। तो भैया आप वो जो चौकी ऑफिसर हैं उनसे बात करें, और वो जो इनके ऊपर वो टॉप पे कोई होंगे ना ऑफिसर, आप उनके नोटिस में ये बात लाए, उनके बात करिए ये ऐसे हो रहा है, तो वो कुछ बताएंगे आपको, रास्ता बताएंगे आपको। मैं तो यही समझ। ऐसे बहुत सारे मैटर हमारे पास आते हैं, आए भी हैं। अभी किसान आंदोलन के अंदर भी हमने देखा कि पुलिस वालों ने जो प्रधान थे, उनको लगता था कि ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट हो रहे हैं, तो वो ये उनको फ़ोन करके बोल रहे थे भाईचारे के तौर पर कि आप कृपया हमारे दफ्तर आएँ, और दफ्तर से ये फिर घर नहीं बंदा आता था। तो ये तरीका इनका सही है? अब मैं इसमें क्या कहूँ इसके बारे में कि एक होते हैं इनके अपने सिस्टम हैं, कोई टैक्टिस हैं, वो करते हैं, बुला लेते हैं, तो फिर वो उसको वहीं बिठा लेते हैं या उसका ऊपर उस तरीके से। और दूसरी बात जो पुलिस वालों की जो सबसे है कि ये जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ये भी एक्शन शक्ल देख के करते हैं। वैसे शक्ल देख के, खासकर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आदमी हो, वो 100 गुना भी कर दे तो वो शायद उसको कोई इतना संज्ञान नहीं लिया जाता। डरते हैं उससे कि कहीं हमें नहीं फंसा दे। उसका संज्ञान भी लिया जाता है और उसको ज़रा प्यार से डील किया जाता है। अब कोई अनपढ़ बेसहारा और ऐसे जाहिल सा आदमी होगा, वो फिर अगर पुलिस के हाथों चढ़ गया, राम भरोसे मैं क्या राम भरोसे। इन लोगों का काम था कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लोगों के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उसमें न्याय दिलाएं, लेकिन ये लोग तो उल्टा ही पड़ गए। आप एक आदर्श परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आप एक आदर्श समाज का एक परिकल्पना कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। पुलिस रिफॉर्म्स की बात बड़ी देर से हिंदुस्तान में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार वो जजमेंट्स वगैरह में कहा है, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन वो फिर वही बात है, जैसे ये पुलिस का क्षेत्र हो या बाकी और दूसरे भी क्षेत्र हो, बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर की जाती हैं, अखबारों में भी आती हैं, छप भी जाते हैं, टीवी में वो बहस भी हो जाती है, ग्राउंड पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये हमारी बड़ी ट्रेजेडी है, यहाँ पे ग्राउंड में नहीं होती। ग्राउंड होती नहीं है या होने नहीं देते? होती भी नहीं, होने भी नहीं देते, ये कुछ ऐसे ही है कुछ। अब मैं क्या कहूँ, अब कि मुझे क्या परसेंटेज बताऊँ, वो ग्राउंड पे वो चीज़ें आती नहीं है, तो उससे फिर वो लोगों की प्रताड़ना होती है, चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं और बीच में फिर और इधर उधर की बातें बीच में आ जाती हैं। तो मतलब ये कुछ ठीक होना चाहिए ना, ये निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। लोग, कल भी मैं एक कवरेज करते हुए मैंने कहा कि लोग किस पे विश्वास करें, कहाँ जाएं, ऐसा कौन सा इदारा है जहाँ लोग जाएं, जहाँ इनको इंसाफ। मैंने फिर आपको मैं वही सेंटेंस बोलूँगा जो मैंने बोला है, समथिंग इज़ लॉस्ट, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के बारे में। हम भी अपने अधिकारों के लिए बात कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करूँगा, हमें भी कुछ अपनी बात को पेश करने का ढंग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मुझे खुद क्लियर होना पड़ेगा मेरे अधिकार क्या हैं, और साथ में ये भी मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, खाली अधिकार नहीं, ड्यूटीज़ भी क्या हैं, और ये सब शहरों पर लागू होता है। आप पे भी, मेरे पे भी, पुलिस वालों पे, उनके भी कुछ अधिकार, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। अब जब ऐसा कुछ वो सिस्टम बने तो मेरे ख्याल में कुछ राहत मिलती है। तो ऐसे ही हम शोर करना शुरू कर दें, मार पिटाई शुरू कर दें, गाली गलौज शुरू कर दें कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे बात बनती नहीं है, उससे स्थिति और बिगड़ती है। कल हमने एक स्टोरी की थी, एक आर्मी का जवान था जो लड़की को इस बात का झांसा देकर उसको कह रहा था मैं तुमसे शादी करूंगा, शोषण करता रहा, और बाद में अंत में
मैटर पुलिस के पास पहुंचा, समझौता हुआ, 6 महीने का एफिडेविट बना और बाद में बंदा शादी कर गया। तो ये मैटर कैसे देख? वो तो है। अब मुझे नहीं पता उस लड़की का बयान क्या है, मुझे नहीं पता वो लड़की क्या कह रही है। लड़की की वो जो पीड़ित लड़की है वो क्या कह रही है। वो लड़की ये कहती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये व्यक्ति मेरी कहीं शादी होने लगती थी, ये तुड़वाता था, लेकिन जब शादी करने की बारी आई ये किसी और के साथ कर रहा है। धोखा दे दिया उसको, धोखा दे दिया। तो उसमें कुछ नहीं है जी। वो पुलिस कोई वो अपनी प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन कर ली होगी या कर चुके होंगे या कर लेंगे, जो भी है। तो आर्मी तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, जो रूल वगैरह काफ़ी होते हैं। तो उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके संज्ञान में ये बात लाई जाए, इस बंदे का ये कंडक्ट ऐसा है, तो वो तो एक्ट कर, सिविल से तो आर्मी में ज़्यादा कार्रवाई जल्दी होती है। उसका कंडक्ट ऐसा है, उसका जो सुपीरियर जिस यूनिट का है या जिस पलटन का है, जो भी है जहाँ पे उसका वो पता होगा ना कहाँ पे उसकी पोस्टिंग शोस्टिंग है। तो उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको पुलिस वाले भी लिख सकते हैं या और भी जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनती है इसमें, वो उसको लिखे तो उस पर कार्रवाई होगी। और उस लड़की वगैरह का वो भी बयान शान दर्ज किया जाए बराबर तरीके से। कई बार ये भी होता है बयान शान भी ले लिए जाते हैं, फिर वो कई बार वो लोग कहते नहीं हम ये कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हमें बुलवाया गया, हमें फोर्सिबली हमसे साइन करवा लिए। ये बातें भी सुनने में आती हैं कई बार। तो वो उसका निदान हो सकता है। अब थोड़ा सा एक्ट फास्ट का होना चाहिए ना सिस्टम। एक अविश्वास की भावना लोगों में पैदा होगी ये रिलेशनशिप्स में ज़्यादा हमें देखने की, क्योंकि मैं भी अभी युवा ही हूँ जी जी। और बचपन से ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। वादे करो, धोखे दो, लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये व्यवस्था कब स्थिर होगी, कब सुधारा जाएगा? ये प्रश्न आप मेरे से हर बार पूछते हैं। ये कब, ये हमारा सिस्टम एक इसमें वो चल रहा है मंथन, चिंतन शायद पता नहीं है या नहीं, लेकिन मंथन अपने हिसाब का चल रहा है। हर क्षेत्र में एक मंथन चल रहा है। तो हमें इतना मायूस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब लोग जागरूक हैं, खबरें देखते हैं, मोबाइल हैं, पेपर हैं, इंटरनेट है, आपका व्हाट्सएप है, बड़ी चीज़ें हैं, लोग देखते हैं, कुछ दिमाग खुलता लोगों का। तो एजुकेशन का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी होगी। लेकिन फिर मैं आपको बात कहूँ, हमारे मुल्क में इसलिए कुछ रिज़ल्ट ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं निकलते। एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत पॉपुलेशन है, डाइवर्सिफाइड लोग हैं, कोई गांव में घुसे हैं, कोई शहरों में, ऐसे बड़ा एक लंबा सा सिस्टम है। इसको मुल्क को मैनेज करना भी इतना आसान बात नहीं है वैसे। लेकिन इसमें हमें कोई इतना मायूस नहीं होना है। ये हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो बनता है। आप लोग मीडिया के कर्मी, आप भी कोविड के दौरान भी आप भाग रहे हैं, देख रहे हैं, स्टोरीज कर रहे हैं, तो बेसिक वो ठीक है, आप जुड़े हैं किसी पेपर के साथ, तो वो होगा वो। लेकिन इसमें के बीच में एक भावना भी होती है कि चलो हम कुछ देखें, सामने लाएं, किसी का भला हो जाए, तो उस तरीके से होता है। टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ होगा ही नहीं। या लेकिन आप अगर मुझे पूछे कब होगा, क्या डेट है, वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। डेट नहीं, फिर भी जैसे हमारे नेता हैं जिनका ये दायित्व है, नेताओं का तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा दायित्व है कि अगर ऐसा कुछ उनके समाज में कहीं घटित हो रहा है तो वो कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करें ताकि लोग इन चीज़ों से बाहर आएँ। ये उनको अवेयर ही नहीं करते हैं। अब ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपको ने पूछा है। मेरे पास वो इसको तो आपने मुझे पहले बोला था, मैं आपको कागज़ दिखा था जिसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या क्या उनके हैं मसले। वो एक वेबसाइट में मैंने डाउनलोड किया था। तो वो पिक्चर तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं इसमें ज़्यादा क्या बोलूँ। अब ये जी बात जो होती है, पहले एक एग्जांपल सेट करनी पड़ती है। जैसे कोई बड़ा एक आदमी करेगा वैसे ही वो नीचे वो चलता है मसला। तो वो कुछ दुर्भाग्यवश कोई इतना अच्छा नहीं है हमारा वो सिस्टम। तो उसमें फिर वो मुसीबतें बनती हैं और उसमें हम सब लोग पिसते हैं, भुगतते हैं, दुखी होते हैं। और क्या, और मैं क्या कहूँ, ये ऐसे पिसते रहेंगे, लोग चलते रहेंगे, पिसते रहेंगे, वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक कोई बेटरमेंट नहीं होगा, जब तक कोई रिफॉर्म नहीं होगा। अब आपने पुलिस की बात छेड़ी है, पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होगी, गवर्नेंस में कोई बेटरमेंट नहीं होगी, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है ना।
गवर्नेंस में कोई होगी बेटरमेंट, कोई पुलिस में रिफॉर्म्स होगी, अगर आपका वो जो हेल्थ का क्षेत्र है उसमें कोई होगा कोई अच्छा, तो फिर ये वो एक कलेक्टिव एक सिस्टम बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा हमारे मुल्क में। मैंने कहा एक अजीब किस्म का यहाँ पे वो समुद्र मंथन चल रहा है, कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा मैं है। इसको अब कोशिश का प्रयास चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर निकल आए। उम्मीद करते हैं। आप बिल्कुल मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो वो भी मेरा ख्याल ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे BVR सुब्रमण्यम जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, अब उनकी जगह पर AK मेहता जी आए हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें क्या बोलूँगा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक है सिस्टम। लोग आते हैं तो फिर उसके बाद उनका कोई टेन्योर वगैरह होता है या कुछ और कोई बात होती है, उनको शिफ्ट करते हैं। तो उनको दिल्ली भेज रहे हैं अपने सुब्रमण्यम साहब को। तो वैसे मैं उनको पर्सनली मिला तो नहीं, लेकिन मैं कुछ चिट्ठी कुछ भेजता रहता था। कोई पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर मेरा पर्सनल कोई मैटर नहीं होता वैसे। तो अब वो दूसरे वो आए हैं मेहता साहब, वो कहते हैं वो जून में कोई टेक ओवर करेंगे, जो ऑर्डर शॉर्डर उन्होंने थोड़ा देखा है। तो हमें अभी वेट एंड वॉच ही होगा। अभी हम पहले प्रिडिक्ट क्या करें, क्या होगा तो क्या नहीं होगा। कुछ अच्छा ही होगा। मैं कुछ भी नहीं इसके बारे में बोल सकता, अच्छा होगा या नहीं होगा या ख़राब होगा। अभी वेट एंड वॉच है। वो अभी बैठे, उनके जब वो कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे, तो हमें पता चलेगा वो कैसा काम कर रहे हैं। तो अभी कुछ एडवांस में कुछ कहना कोई ठीक नहीं है। लेकिन बीच में ऐसे हुआ कि एक जम्मू के अखबार में कुछ आया था, शायद कल परसों, कल ही आया था मेरे ख्याल में, कि वो इसमें 3 नाम हैं जी। अच्छा, हाँ। वो त्रिपाठी साहब हैं और सिद्धांशु पांडे जी हैं और ये मेहता साहब का नाम था। तो ये गवर्नमेंट का होता है, ये प्रिविलेज जिसको मर्जी वो टिक करें। तो अपनी मैंने फेसबुक पोस्ट में, जो कि मेरी बुरी आदत है रोज़ एक पेज लिखना, तो मैंने गवर्नर साहब के संज्ञान में लाया था कि बराए मेहरबानी सिद्धांशु पांडे जी के बारे में ये मेरी जानकारी है। वो जानकारी ये है कि वो एक किसी मसले में फंसे हुए हैं, और वो सारी उनके बारे में कुछ रोशनी की जजमेंट में भी कुछ लिखा हुआ है, और एंटी करप्शन जज ने भी कुछ लिखा था। वो मैंने चीज़ें अपनी फेसबुक में डाल दी थी। कोई इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं था। आई डोंट थिंक आई एम अगेंस्ट दैट जेंटलमैन, पर्सनल कुछ नहीं था। मैंने बताया ये फैक्चुअल पोजीशन है, आगे उनकी मर्जी। हम तो बात कर सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। जैसे आप बात करें, मैं बात कर। तो यानी मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से ही हुआ, मैं इसका क्रेडिट भी नहीं ले रहा, ना वो मेरी वो भावना नहीं है। आपने बात छेड़ी, मैंने आपको बात बता दी, तो मैंने लिखा था। तो चलो एनी हाउ, वो जैसे उन्होंने गवर्नर साहब ने ठीक समझा होगा, LG साहब ने, तो ठीक है। जो उन्होंने जो फैसला किया या जो दिल्ली वालों ने किया होगा, तो ठीक है जो है। अब वो मेहता साहब टेक ओवर करेंगे तो उनकी कार्यशैली भी आपको 2-4 महीनों में पता चल जाएगी। तो बीइंग चीफ सेक्रेटरी असाइनमेंट डिफरेंट है, और कमिश्नर सेक्रेटरी होना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना वो असाइनमेंट डिफरेंट है। तो जब वो बैठेंगे तो फिर हमें अपने कुर्सी पे, तो फिर हमें पता चलेगा। अलग अलग असाइनमेंट्स करने में डिफरेंट हाँ, असाइनमेंट्स करने में मज़ा भी आता है। वो जो चीफ सेक्रेटरी होता है, वो ही इज द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। वहाँ पे काम करना कुछ और ढंग है। जैसे आप एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो बात कुछ अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। उम्मीद पे इंसान चलता है ना, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसले हैं वो कुछ ना कुछ रंग जो हैं वो अच्छा दिखा रहे हैं, और कोरोना संक्रमण के मामलों में काफ़ी गिरावट भी अब हमें देखने को मिल रही है। मृत्यु के आंकड़े में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर जो है वो ज़रूर आया है, और ये अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे कंट्रोल इसके ऊपर पाया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, वो इसमें लॉकडाउन को हमें थैंक्स करना चाहिए। ये लॉकडाउन के कारण ये आपको कुछ करिश्मा दिखाई दे रहा है, और कुछ वो वैक्सीनेशन वगैरह कुछ हुई है जो, उसका आपको देख रहे हैं आप। और ये जो फिर वो गवर्नमेंट ने दौड़ लगाई, ऑक्सीजन, ये वो दवाई शवाई, ये कुछ थोड़ा काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, काफ़ी वो करनी ही थी इनको, क्योंकि वो ये ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो आपको लोग करना ही था। चलो अच्छी बात है, वो आप दे रहा है, दुरुस्त है। तो इन्होंने किया तो कुछ थोड़ी सी राहत
लग रही है। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने अपनी पोस्ट भी लिखा है, वीआईपी पेशेंट गेट्स वीआईपी ट्रीटमेंट। एक अखबार में मैंने स्टोरी थोड़ी सी पढ़ी थी, कोई वीआईपी पेशेंट है, वहाँ गए तो वहाँ जो ऑनरेबल प्रिंसिपल साहिबा वो भी अपनी किट वगैरह लगा के उनको उनका देखा, और वो फ़ोटो भी उनका आ गया एक अखबार में फ्रंट पेज पे। वो कहते अंदर जाने नहीं देते, तो वहाँ पे वो मैडम जी ने किट भी लगाई है, और वहाँ पे वो जो एक बिस्तर पे लेटे हैं वो जो बीमार हैं, और वो शायद वो फ़ोटो सेशन भी ज़रूरी था उन मैडम के लिए, क्योंकि फ़ोटो सेशन भी जो है ना वो अफसरों के लिए ज़रूरी होता है, ये दिखाने के लिए वी आर ऑन द जॉब। फिर मैंने अपने एक छोटा सा अपनी अकल के अनुसार एक कमेंट किया था, ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट क्या किसी गरीब को भी मिलेगा? अब मैं इसमें बात में आप सारी बात समझ आएंगे। किसी को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, हमें उससे कोई ईर्ष्या नहीं है, दीजिए, कोई बात नहीं। सबको एक समान देखिए, एक दृष्टि से देखिए। वो जो आप कह रहे हैं वो समानता से, एक दृष्टि से, वो मैंने एक छोटी सी बात कही थी, क्या ऐसा भी सभी को होगा कि इवन वो मैडम प्रिंसिपल वो किट लगा के और वो सीनियर डॉक्टर्स के पास पहुंच गए, तो क्या हमारा जैसे आम आदमी कोई वहाँ पे पहुंच जाए, हमें भी वो पूछेगा या नहीं पूछेगा कि मैं क्या बताऊँ आपको? ये बड़ा साफ है, इसमें ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो ये एक मेरा अपना एक, इसे आप कमेंट कहें, कटाक्ष कहें या कुछ कहें, तो मैंने वो पेपर एक जम्मू के वो फ्रंट पेज में लगा हुआ था, तो मैंने नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार थोड़ी सी बात अपनी पेश कर देते हैं। तो मतलब यह है कि सब ठीक है जी, ये मैं आपको बताऊँ दीपक जी, ये ऐसे ही होता है। मैं आपको यहाँ मैं बात कहूँगा, एक थोड़ी सी इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें मैं राजनीति नहीं, ये ऐसे ही होता है। कोई प्रिंसिपल बना है, कोई एडवाइज़र बना है, कोई एलजी बने हैं, कोई ये बने, ये टेम्परेरी फेजेस होती हैं। मेरी जो अपनी चलता है, लोग आते रहते हैं, चलते रहते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है। सिर्फ वो कुछ आप जो निशान छोड़ जाते हैं, कीमती निशान, या कुछ अच्छी बातें कर जाते हैं, वो लोगों के माइंड में रहता है इंप्रेशन। और अगर मैंने कोई गलत बात की है, वो भी ये ना सोचना वो घूम जाएगी, वो भी रहती है। तो इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी हमारे भाई लोग या बाकी लोग जो कुछ काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों में, वो थोड़ा खौफ खुदा करें, और जितना उनकी क्षमता है उसके अनुसार वो डिलीवर करें। मैं तो यही समझता हूँ। कहानी जहाँ से शुरू की थी हमने, हम वापस वहाँ पर आएंगे, और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर कुछ पब्लिक को अगर कहना चाहते हैं, या फिर हमारे पुलिस के आला अधिकारियों को कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। मैं क्या पुलिस के आला अधिकारी को कहूँगा, उन लोगों ने बड़े बड़े एग्ज़ाम पास किए हैं, कोई IAS है, कोई ये है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स की हैं। मैं तो एक एज प्रोफेसर रहा हूँ, कुछ नहीं है जी। थोड़ा सा इसमें एक लफ्ज़ में वो समझ आएंगे, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको ज़्यादा समझाने का थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। आप भी समझ गए, मैंने भी कह दिया, वो भी समझ गए। आत्मनिरीक्षण करने की हमने ये जो वर्दी लगाई है, ये जो हमें ऑनर मिली है, इतनी पोस्ट मिली है, क्या हम उतना कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए? एक थोड़ी सी आत्मनिरीक्षण किया जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है, मैं ये समझता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करें। मेहरबानी आपकी। तो ये जो आत्मनिरीक्षण वाला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी को ही नहीं, हम तो कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नेता को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, और वो ये समझे कि वो जो चोला पहन रहा है उस हिसाब से वो काम कर भी रहा है कि नहीं। कि फ़ोन आता है ऊपर से कि अरे यार ये तो अपना बंदा है, अच्छा इसको बचाओ, तो बचाना शुरू हो गए। ऐसे में समाज में एक गलत मैसेज कन्वे होता है, और एक लंबे समय से होता आ रहा है। तो आत्मनिरीक्षण करें, भला साहब की बात पर दृष्टिकोण करें, और समझें कि आपके दायित्व क्या हैं। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।